चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था, हम नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे जिसमें नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सर, बिंदास और एक मॉस्कोवियम था एमसी। ठीक है, ये 4 एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था, क्या देखा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बताएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें? बेटा आपको क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड क्लियरली? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। एक बार लाइट चालू हो जाती है, देखो एक बार चालू होती है, ये चालू कर जस्ट होल्ड फॉर सेकंड। इसको बंद करके देखो, इसको चलो चालू कर दो, जस्ट होल्ड फॉर सेकंड। चलिएगा, चालू कर दो लाइट का, तो चालू स्पॉटलाइट ऊपर देता। हाँ चलिए, सो जैसे हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो हम इसका कॉम्पिटिशन क्या लिखते हैं? जो भी इनका पीरियड है, जो भी नंबर ऑफ पीरियड है, जैसे कि नाइट्रोजन कौन सा पीरियड में होता है? सेकंड में, फास्फोरस थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये जो पीरियड्स हैं उसके हिसाब से NS2 NP3 ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। इसमें आप नॉर्मल गैसेस को भी गैस कर सकते हो। यदि शॉर्टकट लिखना है आपको, यदि आपको फास्फोरस को लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट नोबल गैस लिखोगे। नोबल गैस कौन सी आएगी इसमें? नियोन, बिल्कुल सही, हमने लिखा है पर नियोन। तो यहाँ लिखा नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, राइट। सो ये थर्ड पीरियड में इसी को लिखेंगे 3s2 3p3। यहां तक क्लियर है क्या? बताएं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन। आर्सेनिक की बात करें तो हम क्या कर देंगे? आर्गन, आर्गन, राइट। अब यहां पर क्या आंसर करना होगा? इसमें डी भी आएगा क्या? 3d10 भी आएगा, देन 4s2 4p3। ठीक है, इसी तरीके से यदि मुझे मॉस्कियम की लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखोगे आप जल्दी बताएं? रेडॉन, रेडॉन, बिल्कुल सही, आयरन लिख दिया आपने। देन फिर क्या लिखोगे? आपको लास्ट तो पता है, लास्ट पता है कि 7s होगा, यहाँ पर 7s2 होगा और उसके बाद 7p3 होगा, यहाँ तक आपको पता है। आपको दिख रहा है बेटा यहाँ तक? चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे डी पे आएगा 5f और एन 6d। 5f कंप्लीट 14 होगा, 6d 10 होगा, देन 7h2 73। यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है क्या? बताएं मुझे। नो कंफ्यूजन? नो। चले आगे चले फिर। यस सर। या मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे थोड़ा बहुत, राइट। चलो कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकते हो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या फिर बात करेंगे हम इसको रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हम जैसे ट्यूब टेबल में डाउन साइड जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही, इंक्रीज होगा, राइट। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं हम कौन से रेडियस मेजर करेंगे इसमें? आयोनिक, कोवलेंट, वंडरवॉल?
बताएं जल्दी से, आयोनिक, कोवेलेंट। अच्छा इसके बारे में पता है आपको, कुछ रेडियस होती है आयोनिक, कोवेलेंट, वैन डेर वाल्स? यस सर। राइट, हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो वैन डेर वाल्स रेडियस होती है, वैन डेर वाल्स रेडियस ग्रेटर देन किससे होती है? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। और वो सबसे छोटी कौन सी होती है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। ये कोवेलेंट। हाँ आइए, राइट, क्या पता है। अब मुझे ये देखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस बोथ आर नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी दीज आर द मेटलॉइड्स, राइट, बिस्मिथ मेटल और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब मुझे ये बताना है, मुझे देखना है कि किस कौन सी रेडियस लें हम, राइट। तो हम देख लेते हैं तीनों को, तो हम तीनों क्या है, तीनों -3 स्टेट बना सकते हैं। ये तीनों दूसरी स्टेट बना सकते हैं पॉजिटिव, राइट। हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर सभी का, ठीक है। सो यहां पर मैं यहां पर कौन सी रेडियस ले लूंगा? कोवेलेंट। यहां पर मेरे आयनिक रेडियस हो जाएगी। जब इसको आप एनायंस बनेंगे यहां पर, अभी एनायंस बनते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जब भी हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और उसका साइज बढ़ जाएगा। सो हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि n छोटा होता है n-1 से, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट। सो ये सारे एनायनिक रेडियस होगी आयंस वाली, और ये भी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। इसको आप नाइट्रोजन की जो रेडियस होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू फास्फोरस, एज कंपेयर टू आर्सेनिक, ठीक है। अब ये इसकी बात करेंगे हम मेटालिक रेडियस की, राइट। मेटालिक रेडियस में भी क्या होगा, यहां से इंक्रीज होती जाएगी, राइट। सो ओवरऑल हम बोल देते हैं कि इसकी आयनिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होती है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, मुझे बताएं। यस सर। यहां तक क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? चलिए, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं पॉइंट क्या है, रेडियस इंक्रीज, यहां लिखो सर, ionic and covalent radius, ionic and covalent radius increases down the group, right, ये रेडियस इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप में। अब देखें हम कि नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, Sb, देन बिस्मिथ, ठीक है। अब ये यहां पर लास्ट में देखोगे आप, एंटीमनी और बिस्मिथ की रेडियस लगभग सेम होती है, दोनों की रेडियस सेम होती है। क्या कारण होगा इसका, लगभग बताएं। आप लोगों ने ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 देख चुके हैं। ग्रुप 13 में आपने देखा था वो सारे रेडियस का चेंजेस आ रहा था, गैलियम का, एल्यूमिनियम का, देखा था ना लास्ट क्लास में आप लोगों ने। उसमें क्या था, गैलियम की साइज छोटी हो जा रही थी एल्यूमिनियम से, राइट। क्या क्या कारण था उसका, डी ब्लॉक इफेक्ट, या कर सकते हो आप पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, राइट। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण उनका साइज छोटा हो जा रहा था गैलियम का एल्यूमिनियम से। यहां पर भी आपको पुअर शिल्डिंग इफेक्ट दिखेगा, या फिर एक कारण लिख सकते हो, एक और आप यहां पर लिखोगे आप एंटीमनी एंड बिस्मिथ रेडियस approximately
तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को इधर नहीं? चलो मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो एंटीमनी और बेसमेंट की रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स, क्या रीजन होगा? ड्यू टू fulfilled F and D orbital, right? और एक और क्या लिख सकते हो? पुअर शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुअर शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो यहां तक क्लियर है क्या? बताया, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजीली इसको आंसर देना है, राइट? चलो कोई लिख रहा है क्या? सर एक मिनट, हो गया सर। हाँ ठीक, ओके। इसके बाद जल्दी से हम तो रिवीजन करना है, हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाया था, इसके लिए मैंने फिर से एक बार फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो सो इसके बाद हमारे रेडी सेकंड पॉइंट से सॉरी थर्ड होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट, राइट? या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज पे डिपेंड करती है। साइज यदि छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम? मोर होगी। क्यों मोर होगी? क्या कारण होगा उसका? हाँ एक्चुअली क्या होगा, वो न्यूक्लियस के पास होगी। साइज यदि छोटा है तो वो न्यूक्लियस के पास है तो ज्यादा अट्रैक्शन है, तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। चलिए यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, चार्ज जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा? जैसे कि कम, देखो जैसे कि क्या होता है कि माना कि किसी एक दुकान पर डायमंड रखा हुआ है, राइट? यहाँ पर 2 डायमंड है, 2 से 3 डायमंड। किसी ने इसको एक को चुरा लिया, राइट? तब क्या होगा? यहाँ पर सेफ्टी बढ़ जाएगी क्योंकि एक चोरी हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? सेफ्टी को बढ़ा देंगे तो सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। तो उसको जब सेकंड डायमंड चुराना पड़ेगा, जब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको चोरी करने में, ठीक है? सो पहले पे उसको थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ी, दूसरे को उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब तीसरा निकाल के ले जाएगा उसको और भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब कि जब आयोनाइजेशन एनर्जी होती है E1, जो फर्स्ट एनर्जी हमेशा E2 से छोटी होती है और E3 से भी छोटी, जिसे बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? तो E1 पे इसके +1 चार्ज आएगा, इसके +2, इसके +3। तो जैसे ही चार्ज बढ़ता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज।
राइट। चलो एक शेडिंग इफेक्ट का भी देखा था हमने, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सो अब यहां देखो आप, सो जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं हम, सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सभी में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सारे एलिमेंट से हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, किसका साइज छोटा है, यहाँ पर नाइट्रोजन में सबसे छोटा है, तो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। उसके बाद फास्फोरस में, देन आर्सेनिक, सब बिंदास। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, राइट। रिलेशन आपके सामने, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, चेलिंग पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके कारण क्या होगा, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं एलिमेंट से निकाल लेते हैं, तब क्या होगा, एक्चुअली ये रिलेशन सभी को दिया होता है, सेकंड और थर्ड का रिलेशन बहुत बहुत बुक्स में नहीं दिया रहता है, राइट। सो E2 में क्या होगा, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन की होगी ही, लेकिन फास्फोरस की, आर्सेनिक की, उसके बाद क्या होगा, इसमें की क्यों हुई, क्योंकि उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उसका साइज ज्यादा छोटा हो गया एज कंपेयर टू एंटीमनी। एंटीमनी से ज्यादा साइज छोटा होने के कारण उसकी आयनिक एनर्जी बढ़ गई, तो बिस्मिथ देन एंटीमनी। और ऐसे ही पिक्चर इसमें भी होगी, नाना पार्टिकल इसमें दिया। थर्ड, चलो यहां तक क्लियर है क्या, बता मुझे बिस्मिथ की आयनिक एनर्जी ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उसका साइज ज्यादा छोटा हो गया, और साइज छोटा होने के कारण उसकी आयनिक एनर्जी बढ़ गई, हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में। चलिए यहां तक क्लियर है क्या, बताएं। यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को, आप लोगों को कंफ्यूजन, चलिए आगे। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन देखते हैं, कोई लिख रहा है क्या, कोई कॉपी कर रहा है, चलिए ये 10 इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 को फॉलो करना है, मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूं, हमको सिर्फ 10 देखना है। चलिए इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, राइट। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कम हो रही, राइट, क्योंकि रिपल्शन भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। यदि ज्यादा साइज होगा, देखिए यदि साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आना चाहता है तो वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको रिपल करेंगे, ठीक है। सो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होती क्या है, ये बताया मैंने, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू gain electron। एक्चुअली आपको ये डिफरेंस पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, आप बता सकते हैं डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चलो चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी मैं पहले जल्दी से लिखा देता हूं, द टेंडेंसी
tendency to attract electron from its covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या होगा? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, इसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? अफिनिटी में क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन अलग से ऐड करेंगे, उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था? जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे और एक बॉन्ड बनाया था, ठीक है। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं लेने देता, उसके पास बुला लेता, लगभग यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसको होमोजेनिक फिजन करोगे या तोड़ोगे तो आपको यहाँ पर ये हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन दिखेगा और क्लोरीन के साथ एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेगा, राइट। यही होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि हम जब किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन अलग से ऐड करते हैं और जितनी एनर्जी रिलीज होती है या फिर अब्सॉर्ब होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। समझ में आया क्या? लिख लो आप इसका भी, इसको भी लिखो आप, यहाँ लिख दो। सर थोड़ा लेफ्ट साइड से लिखिए ना, वो राइट साइड से लिख। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। यहाँ लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी the amount of energy, the amount of energy released और absorb, या तो रिलीज हो रही हो या absorb हो रही हो। The amount of energy released or absorbed when an electron added at its added on an atom in its gaseous state, right? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी एटम में, किसी एलिमेंट में, और जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बिल्कुल सही। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? हाँ नहीं, फ्रेंडशिप तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्लोरीन एक्चुअली हमको क्लोरीन, बिल्कुल सही। क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। ये याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं। सो यहाँ पर लिख लेना क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो यहां तक क्लियर है क्या? बताइए मुझे आगे। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ हाँ पूछा, बताया बेटा। क्वेश्चन है, अच्छा कैमरा राइट में करना है, ओके, इज इट क्लियर? चलो इसको 2 मिनट बेटा, चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर वीडियो भी क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर है कि सभी को, आगे चले सर। बोलिए बेटा। यस सर, डन। हाँ नो डाउट्स। ओके ओके, चलो चलो। सो हम देखना चाहते हैं, देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। एक्चुअली जो हम ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको सारे क्वेश्चन भी हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे, जिसको भी याद करना है सब यहीं याद कर लेंगे, राइट। सो चलो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन से जब भी दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी है, राइट। यदि आप फ्लोरीन से इधर जाओगे तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो भी, राइट। कहीं भी जाओगे आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती दिखेगी। अब जैसे ही जो हेवियर एलिमेंट दिखेंगे आपको, हेवियर एलिमेंट में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लगभग आपको जो हेवियर एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम दिखेगा, 1 दिखेगी, 1.5 दिखेगी, राइट। लेकिन बहुत अप्रोक्सीमेटली सेम दिखेगी हेवियर एलिमेंट। जो यहाँ इसके पास वाले एलिमेंट है उनमें ही थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज हेवियर एलिमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख पाएगा, ठीक है। चलो सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या रीजन हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का। एक तो आपने बोल दिया कि साइज हो सकता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और क्या रीजन हो सकता है, चार्ज, चार्ज बोल सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और क्या हो सकता है, मेटालिक कैरेक्टर, हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases on down the group due to increase atomic size, atomic size बढ़ रहा है, and increase metallic character, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, मतलब क्यों, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मेटल को छोड़ना चाहता है, राइट। इसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहां तक लिख लिया गया सभी ने? यस। चलिए आगे चलते हैं। क्या हटा दूंगा इसको, कोई आप लोग लिख तो नहीं रहे? थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, राइट। वैसे हम यहीं पर याद करवा देंगे आपको, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में
हमने फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, जल्दी से लिखवा देता हूं मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ये नोट्स आप सभी बनाते रहे, राइट। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये नोट्स से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। आप जो भी मॉड्यूल लगाते हो, मॉड्यूल क्वेश्चन लगाते हो, करोगे आप, इसमें आपके नोट्स से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, राइट। तो आप हाँ, जो भी पॉइंट डिस्कस किया जाए उसको नोट जरूर करें, ठीक है। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। सो नाइट्रोजन आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस, बाकी सब सॉलिड है, राइट। आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे सारे। सो यानी लिखेंगे आप नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस while all are in solid state। बाकी सभी आपको सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नाइट्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रोप नहीं होता, राइट। जैसे कि आपने कार्बन के इलेक्ट्रोप देखे होंगे, देखे ना लास्ट क्लास में क्या ग्रुप नंबर 14 में कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? सॉरी, हाँ, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं आपको। जैसे आपने देखा था ग्रेफाइट, कार्बन का ग्रेफाइट देखा था, और क्या देखा था? पॉलिथीन देखा था, डायमंड देखा था, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग था। सो नाइट्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म एनी इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं अपने मॉड्यूल में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के कि नाइट्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, या फिर उसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। चले थर्ड पॉइंट, ये तो हमसे नाइट्रोजन की बात करनी है, हमने देख लेते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आपको कौन ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये दोनों नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल है। और आर्सेनिक एंड बिस्मिथ, सॉरी आर्सेनिक एंटीमनी एसबी, ये होंगे मेटलॉइड्स। उसके बाद बात करें बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ क्या होगा? सिंपल मेटल होगा। मेटल। और मॉस्किवियम क्या होगा? और रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा। ये एमसी क्या होगा? रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। चलिए, इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, राइट। ये टूट के कोलैप्स हो जाता है, राइट। चलिए, यहां तक देखा हमने। 4 पॉइंट देखिए आप इसका। 4 पॉइंट में आप देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, शायद हमने डिस्कस कर चुके थे बॉइलिंग पॉइंट लास्ट क्लास में। तो आप बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट किसका इंक्रीज होता जाएगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने ये देखा था ये नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड है, मेटालिक एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम होगा नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एसबी, ठीक है। इसमें का सबसे, बट यदि मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा अलग होगा। मेल्टिंग पॉइंट में ये अप टू आर्सेनिक को इंक्रीज होगा। यहां से नाइट्रोजन से फास्फोरस फिर आर्सेनिक, देन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से अब देखेंगे यहां पर सर वो बॉइलिंग पे होगा।
सॉरी, आर्सेनिक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ना? दो मिनट क्या होगा, कुछ लिख दिया था क्या? नहीं, अभी हम कर रहे हैं, चलेंगे बैठ के। मैं एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रखता हूँ, लास्ट क्लास में हो सकता है कुछ वो लिख दिया होगा मैंने, ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो यही रहता है। 2 मिनट एक बार बुक में एनसीईआरटी बुक देख लो, 2 सेकंड। बॉइलिंग पॉइंट हाँ यही रहेगा, राइट। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, चलो यही लिखना है। यदि लास्ट क्लास में यदि कुछ ऑर्डर चेंज हो गया होगा तो आपको यही लिखना है, लेकिन राइट। चलो अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा अप टू आर्सेनिक, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा नाना पार्टिकल, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो सब इस तरीके से होगा, राइट। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कब तक बढ़ेगा, आर्सेनिक तक, उसके बाद कम होने लगेगा। उसके टेंट में क्या लिखोगे, नाइट्रोजन फास्फोरस, हाँ टेंट लिखोगे नाइट्रोजन का कम होगा, देन फास्फोरस का, फिर उसके बाद देखोगे आप बिस्मिथ का, देन एसबी, देन आर्सेनिक। चलो ये इसको जल्दी से लिख लो एक टेंट को, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है वाला है, राइट। इसमें क्या होगा, आपको ये देखना है कि आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होगा, राइट। आर्सेनिक तक तो बढ़ेगा, उसके बाद इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घटने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें नाइट्रोजन का सबसे कम है, देन फास्फोरस, देन बिस्मिथ, देन एसबी, then SB, then AS। चलो जल्दी इसको कॉपी करो। ये ट्रेंड यदि क्लास में यदि थोड़ा कुछ हो गया होगा तो आप इसको अभी करेक्ट कर लें, राइट। चलो कर लिया क्या आप लोगों ने? डन सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन है बेटा, बोलो। नहीं, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक वापस नहीं तक पहुंची जहां तक हमने लास्ट क्लास में खत्म किया। अब हम बात करेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज की। लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? चलिए ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता है। थर्ड, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल होता है, मेटल होते हैं, मेटल होते हैं, राइट। एंड फोर्थ, उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहता है। जैसे आप डाउन साइड जाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो अप टू आर्सेनिक बढ़ेगा, उसके बाद कम होने स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलो तो ये यहाँ पे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी फिर से मैं इनको नाम लिखता हूँ। हम मॉस्कुलर को नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। हम सिर्फ इन्हीं की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इनका हम कॉन्फिगरेशन देखते हैं
तो क्या था, NH2NP3 था, सभी का NH2NP3 था। इसका मतलब ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे, राइट। सभी के पास 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। इसमें क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखो ये 3 लिया तो -3 हुआ, यदि सिर्फ पी के उन्होंने दिए तो +3 हुआ, और यदि दोनों के दे दिए, पी के दे दिए एस के दे दिए, तो क्या होगा, +5। मतलब जनरली इनके पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, राइट। यदि वो एस को देने जाएंगे, एस के इलेक्ट्रॉन यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले पी के पहले कर चुके होंगे, राइट। जैसे कि इनको आप इस तरीके से याद रखना, इसमें आपको एक इनर्ट पेयर फिर से आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। ये इनर्ट पेयर कब तक चलेगा, जब तक पी ब्लॉक खत्म नहीं होता, राइट। आप सभी को पता है इनर्ट पेयर क्या होता है? बताइए जल्दी, एनीवन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो जल्दी से। जब भी हम एक ब्लॉक डिस्कस करते हैं, 13 डिस्कस करते हैं, 14 डिस्कस करते हैं, हर बार हम इनर्ट पेयर को जरूर पढ़ते हैं। आपने भी पढ़ा होगा शायद, बहुत बार सुना भी होगा कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? चलो देखिए, हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ देखिए हम, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, इसके जो सबसे स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर के एलिमेंट है, ये पुअर है, सब गरीब है नीचे, राइट, और ये रिच है, ठीक है। कुछ पुअर है इसमें, यहाँ पे ये नाइट्रोजन सबसे पुअर है और ये रिच है। अब क्या होता है कि जब ये अर्निंग के लिए जाते हैं तो बताइए, यहाँ पर ये देखना कि इनके 5 बेटे हैं, 5 सन हैं इनके, सभी के 5-5 बेटे हैं, ठीक है। 5 बेटे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो पुअर है वो क्या कर सकते हैं, 5 बेटे जा सकते हैं, राइट, 5 बेटे अर्निंग के लिए जा सकते हैं, राइट। बट ये जो बिस्मिल है, यहाँ पे जो रिच पर्सन है, इनके पास क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो छोटे बेटे हैं वो अंदर ही रहे, राइट, जो क्लोज है, एटम के क्लोज है, न्यूक्लियस के पास है, वो घर पर रहे, बाकी 3 जा सकते हैं अर्निंग के लिए, राइट। 3 कौन जाएंगे, यही जाएंगे, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, ये बहुत गरीब है तो ये क्या कर सकते हैं, लोगों से डोनेशन मांग सकते हैं, राइट। तो डोनेशन कैसे मांगेंगे, किसी से इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए, -3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या हो सकता है, ये -3 बना सकते हैं, 5 बच्चे कमाने भी जा सकते हैं, या फिर हो सकता है 3 भी जा सके, किसी कंडीशन में 3 भी जाएंगे, ठीक है। अब ये बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में तो और भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, उनके बच्चे कभी कभी 1 जाएगा, कभी 2 जाएगा, कभी 3 जाएगा। किसकी बात करेंगे, जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की जब भी रिएक्शन होगी, इसमें नाइट्रोजन की +1 हो सकती है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। ये सारी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन के हो सकता है, हम देखेंगे इसमें ऑक्सीजन की फैमिली में, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज देखिए, ये रिच पर्सन है ये, तो ये डोनेशन बिल्कुल नहीं मांगेंगे, डोनेशन किसी से मांगेगा नहीं, किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। तो क्या होगा, -3 जब हम डाउन साइड जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, -3 ऑक्सीजन स्टेट को नहीं रखेंगे, वो कौन से रखेंगे, +3 मैक्सिमम रखेंगे, राइट, +3 मैक्सिमम रखेंगे, राइट।
तो अब इसको हम चलते हैं, इसको लिखते हैं। इसको हम इनर पेट मतलब क्या होता है, उसको डेफिनेशन लिखता हूं पहले, फिर उस तरीके से हम इसको समझते हैं, राइट। और इनर पेट जहां लगता है वहां पर 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जैसे कि पहले डेफिनेशन लिखता हूं, इनर पेयर। शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं है आपकी स्टोरी, आई कि नहीं समझ में, बताओ। समझी सर। the reluctance of participate, sorry, reluctance of participation of NS2 electron in bonding, in chemical bonding is called inert pair effect. इनर पेयर इफेक्ट। और ये कहां पे इंक्रीज कहां होगा, जब इसका साइज बढ़ता जाएगा, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा स्टेबल होंगे। सिर्फ वो ये बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है आप अपने घर रहे, बाकी हम तीनों संभाल लेंगे। जैसे कि NH2 है, Mp3 है, तो ये जो न्यूक्लियस के पास है, इन इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिसिपेट नहीं करने देते केमिकल बॉन्डिंग में, इनको बोलते हैं आप यही रहे। सिर्फ ये जो पीके हैं ये +3 वाले ही सारी बॉन्डिंग बना लेंगे और ये ज्यादा स्टेबल होंगे। दीज आर मोर स्टेबल। समझ में आया क्या? पहले आप इनर पेयर लिखे, राइट, और अब यहाँ पे इसमें ऐसा भी लिखे आप, on increasing the atomic size, inert pair effect increasing. On moving down the group, inert pair effect increases, right? ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में, और राइट, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना कम होता है, वेयर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय कितने यूनिट, 2 यूनिट कम हो जाएगा। यदि किसी का +6 हो रहा होगा तो +4 स्टेबल होगा। यदि ग्रुप 16 की बात करेंगे हम, अच्छा कितना होगा, +4 स्टेबल होगा, 17 का +5, राइट, इस तरीके से। क्या समझ में आया क्या? जल्दी इसको कॉपी करें आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आज का लेक्चर ग्रुप पे डालोगे क्या? हाँ बीच में का थोड़ा लिखना रह गया। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। चलिए, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? चलिए, ये समझ में आया ना इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है। इसमें 2 यूनिट आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। चलो इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम जल्दी से, इसे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कैन आई इरेज इट? यस सर। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? पॉइंट नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 1 देखो। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स क्या होंगे, जल्दी बताएं आप लोग।
-3 +3 या फिर +5, ठीक है, ये तीनों होंगे। चलो सेकंड पॉइंट की बात करें हम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जब नीट एग्जाम देने जाओगे आप, हर एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, मतलब कि जब भी क्वेश्चन आएगा देखिए। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो सकते हैं, +3 हो सकते हैं, +5 हो सकते हैं। चलो अब -3 कहाँ स्टेबल होगा? -3 कहाँ स्टेबल होगा? कौन से एलिमेंट्स -3 लेके स्टेबल हो जाएंगे? नाइट्रोजन वाले जो गरीब है वो डोनेशन लेके संतुष्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस। सो यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजन -3 हो सकता है, फास्फोरस -3 हो सकता है, बट क्या ये डोनेशन लेंगे? ये नहीं लेंगे। मतलब कि -3 ऑक्सीडेशन नंबर हम जब नीचे की ओर जाएंगे तो अनस्टेबल होगा, राइट? समझ में आया क्या? सो स्टेबिलिटी ऑफ -3 oxidation number decreases on moving down the group. Stability of -3 oxidation number या oxidation state decreases. Stability of -3 oxidation state decreases. क्यों डिक्रीज हो रही है? क्या कारण होगा इसका? एक तो ये हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। पॉइंट नंबर 2, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, राइट? और शेडिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, इसमें शेडिंग इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ -3 oxidation state decreases on down the group due to, पता है रीजन क्या होगा? ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो रही है, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज, सारे रीजन लिख दे रहा हूं उसमें, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। चलिए ये हमने पॉइंट नंबर सेकंड में बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। अब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हो, इसमें आप शिल्डिंग इफेक्ट लिख सकते हो, राइट? सारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए पॉइंट नंबर 3, और क्या होगा? +5 का क्या होगा? नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन +5 बड़ी मुश्किल से बना आता है, कोवेलेंसी उसकी 4 होती है, राइट? हाँ एक्चुअली क्या होता है कि वो बताता हूं आपके साथ। इसमें -3 का स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, इसके साथ स्टेबिलिटी ऑफ +5 oxidation state also decreases down the group। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? +5 तो होना चाहिए, +5 तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या रीजन है उसका? इनर इफेक्ट, राइट? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इनर इफेक्ट। जहां जाओगे वहां मिलेगा आपको इनर इफेक्ट, राइट? इसके कारण ये स्टेबल नहीं हो रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने में? +3, बिल्कुल सही।
कुछ क्वेश्चन है बेटा? चलिए 4 पॉइंट देखें आप। तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases on moving down the group. नीचे की ओर जाने से क्या होगा? उसकी ऑक्सीजन स्टेट सॉरी +3 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसमें भी क्या लिखोगे आप? ड्यू टू इनर बेनिफिट। चलो यहां तक क्लियर है क्या? 4 पॉइंट आपको क्लियर है? जल्दी इसको कॉपी करो, आगे चलते हैं। डन। चलो लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। चलो चलो फिर चलते हैं। ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, अभी हमको इसमें 8 पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। बताइए -3 डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा? डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी, उसकी टेंडेंसी डिक्रीज होगी, राइट। सो मुझे इसका एक आंसर बताइए। मैंने यहां पर लिखा आर्सेनिक +3 और एंटीमनी +3, बिस्मिथ +3, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें? बिस्मिथ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थी, इसके कारण ये ज्यादा स्टेबल है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यदि मैं यहां लिखता हूं आर्सेनिक +5, बिस्मिथ सॉरी एंटीमनी +5 और बिस्मिथ +5, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें? सभी बोलोगे आर्सेनिक। क्यों? क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, राइट। चलो एक को लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। यदि इसका -3 है, इसका -3 है, इसका -3 है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन। बिल्कुल सही। -3 का ये डिक्रीज होता जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है और मूविंग डाउन द ग्रुप। जल्दी से इसको लिख लो, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। डन। जितना अभी आपको समझ में आ रहा है, इसको बार बार थोड़ा सा रिवीजन भी करना पड़ेगा, नहीं तो कल आप इसको पूरा भूल जाओगे। तो शाम को इसको एक बार रिवीजन करना, राइट, और परसों हम इसके सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है नीचे तक? +3, -3, एक्चुअली जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लगाएगा +5 आपको सभी में दिख जाएगा। ये बिस्मिथ होता है, ये बिस्मिथ भी इसका एक ही कंपाउंड बना होता है, जो कौन सा होता है? BiF5। राइट, ये +5। एक्चुअली क्या होता है, मतलब फिर भी वो बना लेता है, राइट, एक कंपाउंड से। हाँ, नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन बना लेता है। जैसे कि आप बात करोगे HNO3 की बात करें हम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो नाइट्रोजन का कितना होगा? हमने यहाँ लिखा X, सो यहाँ पर लिखा +1, यहाँ पर होगा -6, तो क्या होगा?
x plus 1 minus 6 equals to 0. So x minus 5 equals to 0. So x equals to 5. ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, ठीक है, बट ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? बताएं। यस ये सर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, which of the following tendency remains unchanged on going down in the group in nitrogen family? उसमें ऑप्शन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो क्या होता है? डिक्रीज होता है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। एसिडिटी ऑफ एसिड नेचर ऑफ पेंटॉक्साइड ये भी डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आएंगे एसिडिटी डिक्रीज होगी ना। सो सिर्फ उसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम रहता है ऊपर से नीचे तक। चलो यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, +3 एक्चुअली क्या होता है? +3 में ये नाइट्रोजन प्रॉपर नहीं बना पाएगा, सिर्फ कुछ कंपाउंड बनाएगा नाइट्रोजन। हाँ, लेकिन चेंज सब हो सकते हैं। आप जो ऑप्शन दिए यदि उसमें +3 लिखा होता तो हम +3 भी टिक कर देते, तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें क्या दिया था? +5। हाँ, फिर मैं सुन नहीं पाएंगे। हाँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिया था इसलिए हमने इसको +5 बोल दिया। यदि +3 होता तो वो भी बोल। चलो यहां तक क्लियर है क्या? बेटा बताएं। यस सर। चलिए आगे। सो अभी हमने 4 पॉइंट लिखे हैं अभी तक, इनको जल्दी से बाकी पॉइंट पॉइंट नंबर 5, ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन -3 +3 +5 के अलावा +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है। इनके अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, लेकिन वो किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ, राइट। लेकिन आपको ये देखना है, ये जब ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी तो वो क्या कर सकता है? डिसप्रपोर्शनेट भी हो सकता है। डिसप्रपोर्शनेट, ये वर्ड आपने सुना होगा, डिसप्रपोर्शनेट। बताइए क्या होता है इसका मतलब? डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? हाँ, हमने मूवी देखी कभी खुशी कभी गम, राइट। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस भी वही करता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी वही करता है। इसी की बात करते हैं, एग्जांपल लेता हूं HNO3 का। हाँ, क्या हुआ? हाँ, इसमें बता रहा हूं, नहीं बताया हूं, देखो इसका इक्वेशन इसकी लिखा है HNO2 प्लस HNO3 प्लस NO प्लस H2। ये केमिकल इक्वेशन है। इसमें मुझे बताया यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? +5 +5 होगा क्या? +4 होगा, मतलब कि ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका +1 होता है, +3 होता है, +3 नाइट्रोजन का +3 है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है?
+5 +5। यहाँ पर पता है नाइट्रोजन में कितना है 2। 2 तो इसको इलेक्ट्रॉन को खोने का दुख भी है और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगी। कहाँ पर देखिए +3 था इसका, +3 था, यहाँ पर +5 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ। जहां पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है और घटा देता है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यहाँ पर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, राइट। तो उसको उसी भी है, उसको भी उसी रिएक्शन को बोला जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। उसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब कि इसमें जैसे ही डिसप्रोपोर्शन नाम आता है इसका मतलब यही होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। आपके इसमें वो मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है क्या? आपने उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा ना, है ना? तो उसमें अच्छा डिसप्रोपोर्शनेशन कब होगा, कब होगा? जब ऑक्सीडेशन नंबर 1 to 4 होगा, 1 2 + 4, यदि ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 + 4 है तो वो डिसप्रोपोर्शनेट हो सकता है, राइट। 1 से वो क्या हो सकता है -3 जा सकता है और प्लस में +2 +3 +4 जा सकता है, +5 जा सकता है। क्या +5 का हो पाएगा क्या? यदि नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ पर मैंने लिखा नाइट्रोजन +5 है, बताइए यहाँ पर इसका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है क्या? आप बोल सकते हो कि डिक्रीज तो हो जाएगा, डिक्रीज आप लिखोगे कि -2 हो गया +2 हो गया, बट इंक्रीज 5 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब इसका नहीं हो पाएगा। अच्छा और किसका नहीं हो पाएगा? +1 यदि है, +1 नहीं -3 यदि है तो इसका भी कम नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट कौन होंगे? यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको 2 मिनट पहले, आपको इसकी इक्वेशन लिख लो जिस थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? मैं बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपरली? यस सर। यस सर। आपको ये समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ओके ओके वेरी नाइस। चलिए आगे चलिए। मुझे बताएं डिस्प्रोपोर्शनेट कौन होंगे? कौन होंगे? कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? +1 +2 +3 +4। कौन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा? -3 एंड +5, ठीक है। क्योंकि -3 क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उससे कम ऑक्सीजन नंबर किसी का नहीं है, और +5 नहीं हो पा रहा है क्योंकि उससे ज्यादा ऑक्सीजन नंबर किसी का भी नहीं है। चलो यहां तक क्लियर है क्या? तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं, यहां लिखवाता हूं पॉइंट आपको 5th नाइट्रोजन कैन फॉर्म, नाइट्रोजन कैन फॉर्म +1 +2 +3 +4 और क्या होगा +1 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो, ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये +1 +2 +3 +4 भी बना सकता है, राइट। एंड और क्या लिखोगे यहाँ पे? इस प्रोपोर्शन को हटाओ भी, कुछ एग्जांपल लिख लो आप। N2O, N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे। NO में नाइट्रोजन का बताओ। HNO2 या फिर N2 N2O3 और बताएं N2O सॉरी NO2 NO2 सभी में देखें आप
यहाँ पर आपको +1 दिखेगा शायद, यहाँ पर +1 आपको +2 दिखेगा, यहाँ पर आपको 3 to the 6 +3 दिखेगा, यहाँ पे आपको +4 दिखेगा। हम पूरे नाइट्रोजन को इसके ऑक्साइड को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अभी, डिटेल में इनके सभी के स्ट्रक्चर बताएंगे। यहाँ पे मुझे बताया डायमर कौन बनाया जाता है, डायमर पर क्लिक करें, N2O देखेंगे बाद में, सारी चीज बाद में देखेंगे। तो ये लिख लेंगे हम लोगों ने, जबकि नाइट्रोजन के साथ वो ये ऑक्सीजन नंबर भी बना सकता है। N6 पॉइंट लिखो आप इसमें, 1 to 4 ऑक्सीडेशन स्टेट of nitrogen can disproportionate and acidic medium राइट। ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और चाहे वो इक्वेशन जो हमने लिखी थी अब याद लिख लेना, HNO2 gives HNO3 plus H2O plus NO, राइट। यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप जल्दी से। अच्छा 7th है क्या, जल्दी कॉपी करो उसको, जल्दी कॉपी करो कि फास्फोरस भी +1 and +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा इन इट्स ऑक्सो एसिड। हम फास्फोरस को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप यहाँ लिख लो, फास्फोरस आल्सो शो +1 and +4 oxidation state in acidic and alkali medium। alkali medium मतलब क्या होगा, बेसिक मीडियम। चलो ये सब पर भी यही फटाफट लिखवा। सर नीचे का दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 मिनट, ये मोबाइल थोड़ा सा टिल्ट हो गया। Hold for a second. Is it clear now? यस सर। Okay. और ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है कि नहीं, कब होगा ये डिस्प्रोपोर्शनेट कब होना चाहिए, +2, हम तो 20 में लिख दो इसको आप डायरेक्ट, -3 और +5 के बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, राइट। +3 होगी तो माइनस और प्लस में जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर 8 पॉइंट लिख लो, लिख लिया क्या हम लोगों ने, लिख लिया सभी ने। चलिए आगे, फास्फोरस आल्सो शो दैट ऑक्सो एसिड बनाएगा फास्फोरस, वो हम बाद में देखेंगे। 8 पॉइंट,
phosphorus also disproportionate, phosphorus can also disproportionate phosphorus can also disproportionate and its क्या लिख दूं intermediate oxidation state, intermediate ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से वो क्या होगा डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, राइट। अब इंटरमीडिएट कौन कौन सी हो सकती है, +1 +2 +3 एंड बस +4, राइट। लास्ट पॉइंट लिखो अब, 9th पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या होगा कि नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5th बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन हैज कोवेलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 4। कितनी होगी 3। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट होते हैं उनकी कोवेलेंसी कितनी होती है, भूल गए क्या, चलो देखो कोवेलेंसी मतलब क्या होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि np3, जैसे कि हमने बनाया था ns और np, ठीक है। अब ns में एक डिब्बा होता है खाली, यहाँ पर कितने होते हैं 3 डिब्बे होते हैं, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास d ऑर्बिटल खाली वाला नहीं, खाली d ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये हम टॉप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि कौन कौन हो सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके पास d ब्लॉक प्रेजेंट नहीं होता। इसके कारण इनकी जो होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा है, HNO3 का कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सो आप क्या लिखोगे, ऑप्शन ऐसा रहेगा 4 5 5 4 एंड -3 4 एंड D none of these। क्या लिखोगे आंसर इसका, कोवेलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट, तो कोवेलेंसी इसकी होगी 4 मैक्सिमम, और 5 क्या होगा उसका ऑक्सीजन स्टेट होगा, क्योंकि ये निकाल लेंगे यहाँ से इसको H मानेंगे, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -6 = 0, तो आपको क्या मिलेगा S = +5। चलो यहाँ पे समझ में आया। सो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है, उनकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी 4, इससे ज्यादा कोवेलेंसी नहीं होगी, राइट। इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, ये पूरे 9.8% निकलेंगे। चलो इसमें लिखेंगे हम, नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। क्या रीजन होगा इसका, वेरी गुड, ड्यू टू absence of vacant d orbital। चलो इसको जल्दी लिखो, कॉपी करो, चलते आगे। चलिए आगे बढ़े। यस सर।
ये हमारे 9 पॉइंट हो गए, राइट। चलो जल्दी से मुझे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से 9 पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या क्या 9 पॉइंट थे हमारे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? चलो रिवीजन बाद में कर लेंगे, अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एनामोलस प्रॉपर्टी क्या क्या थी? शायद ये हमें पहले भी डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हमें ये बात कर चुके थे, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। चलो दूसरा और क्या था? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बताएं और क्या होता है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और बताइए और क्या प्रॉपर्टी थी उसकी अलग? डायटोमिक गैस, हाँ बताओ बेटा बताओ। डायटोमिक गैस, ये डायटोमिक गैस होता है, ठीक है। बाकी सब सॉलिड थे, डायटोमिक गैस। और बताइए बेटा, absence of d orbital, राइट। या फिर इसको क्या बोलोगे आप? it can form p pi bond। ये p pi bond ही बनाता है, ये d pi क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके पास वैकेंट d orbital नहीं होता, राइट। सो ये it can form p pi bond only। और बताएं मुझे, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग गैस तो होता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम ही होता है, राइट। सो मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस। चलो आगे बताएं, 7 पॉइंट बताएं। अब जो पॉइंट हम 7 बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली इनको जो कैटिनेशन पावर आपने देखा होगा नंबर 14 में, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? लॉन्ग चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी को कैटिनेशन पावर बोलते हैं, या फिर खुद से ही बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी को, राइट। जैसे कि कार्बन क्या करता था? कार्बन कार्बन से बहुत सारे चीजें बना सकता था, कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बनाता था। सो इसको क्या बोला जाएगा? कैटिनेशन, ठीक है। सो नाइट्रोजन खुद से बॉन्ड जो बनाता है, उसने कौन से बनाए? नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए। और बनाया, अब बात करें फास्फोरस से भी बनाया। मुझे बताइए कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें? नाइट्रोजन नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है सर। नाइट्रोजन नहीं बनाया बेटा, क्यों? क्योंकि इस साइज बिल्कुल छोटा है, राइट। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो रिपल्सन ज्यादा होगा। साइज छोटा होने के कारण उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होगा। सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, ड्यू टू मोर रिपल्सन ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, उनका रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप कभी दो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास लेके आओगे, वो दूर भागेंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है दोनों का। क्वेश्चन है कुछ? बोलो। हाँ, तब स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल। यदि आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि क्या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, तब क्या होगा? तब बोल सकते हो बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको बॉन्ड तोड़ने। लेकिन सिंगल बॉन्ड जब नाइट्रोजन की रहेगी, वो वीक होगी ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। छोटा सा साइज है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्शन करेंगे, बॉन्ड वीक कर देंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये यहाँ पर क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी ये पीपी बॉन्ड is stronger than nitrogen सिंगल बॉन्ड। बट व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड?
ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू p3 बॉन्ड। p3 मतलब कि फॉस्फोरस फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन लिखा हुआ है आपको, एग्जैक्ट रीजन में लिखा है इसमें रीजन। हाँ बस यही लिखता हूँ। चलो अब यदि मैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। एक और मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर NO का और PO का। मुझे बताओ कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगी इसमें? NO और PO। वही रिपल्सन इंटरलेक्ट्रोइन रिपल्सन यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। राइट, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड की है। और ये ट्रिपल बॉन्ड में ये स्ट्रॉन्गर होगा, ये डायटोमिक केस बनाएगा, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसको तोड़ने में। चलो यहां तक क्लियर है क्या? बताया मुझे, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, सो आज के लिए हम यही इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या बचा हमारे पास ये कि कुछ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हेलोजन के साथ, राइट, कुछ रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने चले जाना। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन इसी बेस पे बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मॉड्यूल के। प्लस उसमें क्या करेंगे, थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे तो अब हमको इनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन के कंपाउंड, इसके HNO3, जो HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शायद आपने मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा होगा, मेटल की रिएक्शन के साथ, राइट। सो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि सारे इसके कंपाउंड्स हमको इजीली बन जाए, मतलब इजीली आप उसकी इक्वेशन लिख दोगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, इससे HNO3 आप इजीली से जितने भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन होगी आप विद इन सेकंड इसका आंसर बताओगे। चलो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है क्या? बताओ बेटा, किसी कोई डाउट है क्या आज की क्लास का? नो सर। नो डाउट, ठीक है। सो रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके देन बाय।